चांदा क्षेत्र के बैतीकला में हुआ ओबीसी महासभा। सरहा और क्या मांगे रही आपकी यार? आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुल्तानपुर में हमारे सभी ओबीसी वर्ग के लोगों ने, एसटीसी वर्ग के लोगों ने मिलकर कम से कम 10 से 15 हज़ार की भीड़ इकट्ठी करके एक इतिहास रच दिया उत्तर प्रदेश में कि अब ओबीसी समाज यहाँ इकट्ठा होने वाला है और इकट्ठा होकर जाति की जनगणना कराने के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने वाला है। देश के बाद उत्तर प्रदेश में क्या ये क्रांति का आगाज है ओबीसी के द्वारा? देखिए, यहाँ तो पहले ही काशीराम जी बहुत बड़ी क्रांति कर चुके हैं। अब सिर्फ नेतृत्व देने की जरूरत है, जिसके लिए हमारे यहाँ प्रदेश जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे सुनील निषाद जी, और यहाँ पर जो हमारे अभी जिला के जो प्रभारी हैं यहाँ के यादव जी, और सभी लोग मिलके जो काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मनुवादी सिस्टम चल रहा है। और यहाँ जो जिस तरीके से इस धरती पे से बोला जाता है कि संविधान खत्म करेंगे, तमाम प्रकार की बातें, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि किसी का बाप भी संविधान खत्म नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश की धरती पे हम ओबीसी महासभा के माध्यम से अब हम क्रांतिकारी का बिगुल बजाएंगे और ओबीसी आरक्षण, जाति के जनगणना, कोलिजन सिस्टम, ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उत्तर सुल्तानपुर में हाल ही में अभी कुछ ही दिनों पहले ही करणी सेना का एक प्रोग्राम हुआ, उसमें आरक्षण का आधार जाति की बजाय आर्थिक आधार पर करने की मांग कही गई और उसको लेकर के आगाज भी किया गया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है ना, करणी सेना को मालूम नहीं है कि उनके पुरखा कौन और क्या किया है। आपको बता दूं, वो जानते ही नहीं कि बीपी सिंह ने 70 में आरक्षण लागू किया था इसी ओबीसी के लिए, और अर्जुन सिंह जब सेंट्रल में थे शिक्षा में जो 70 में आरक्षण दिया था उन्होंने दिया था। तो ये क्या है, ब्राह्मणवादी सोच के गुलाम हो चुके हैं। जितनी ये करणी सेना और तमाम प्रकार की चल रही है, इनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वो गलत दिशा में लड़ाई लड़ रहे हैं आरएसएस के बायका में आके, जबकि उसके पीछे मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच है। इसलिए हम इन्होंने अगर ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि ये लोग 10 साल के लिए अपनी शिक्षा खत्म कर दें, हम इनको पूरा आरक्षण दे देंगे लगातार। आपको ठीक है नहीं, क्योंकि हम लोग हजारों साल से प्रताड़ित हुए हैं, तब जाके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें आरक्षण दिया है। तो ये लोग सोचने वाली बात है कि 70 साल की आज़ादी में ओबीसी को तो 40 साल भी अभी आरक्षण नहीं मिले हुए हो। इसलिए हम ये कुछ नहीं कर सकते। इनकी संख्या 10 से 12% है, इनकी औकात नहीं है हमसे लड़ने की। ये सिर्फ गुमराह करेंगे, सत्ता में मीडिया में बैठ के, विधायिका कार्यपालिका में बैठ के हमको डराने धमकाने का काम करेंगे, लेकिन हम एकता के साथ इनको कड़ा जवाब देंगे। ओबीसी महासभा पूरे देश के अंदर 21 राज्यों में काम कर रही है और हम जैसे ही हमें मौका मिला हम यहाँ 100 सभा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार बहुजनों की सरकार रही, चाहे वो सपा की, बसपा की, इसके बाद भी ओबीसी वर्ग को अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल जो है वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। काशीराम जी ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, पर क्या है ना कि आप सब जानते हैं, चम्मच जो होता है ना, चम्मच, कुछ दलाल पैदा हो जाते हैं समाज में। तो उन दलालों ने जो दलाली की है उसका परिणाम है कि हम सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन अब हमारे पुनः चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, सभी लोग जाति की जनगणना की बात करने लगे हैं, अधिकारों की बात करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग आने वाले समय में एक होंगे, और नहीं होंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसके माध्यम से उन्हें एक होना ही पड़ेगा। सर, आप बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार आपके साथ मंच पे देखा जाता है प्रीतम लोधी को, आज वो बीजेपी पुनः ज्वाइन कर लिया। देखिए, हम प्रीतम सिंह को सिर्फ इसलिए लाए थे क्योंकि हमें ब्राह्मणवाद जो चल रहा है उसके खिलाफ हमें बताना था कि हम लड़ सकते हैं। वो वैचारिक व्यक्ति नहीं थे, हम जानते हैं। अब वो कहीं भी चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेन समझते हो, ट्रेन जब जाती है ना तो कहीं कहीं इंजन बदलता रहता है। तो ओबीसी महासभा में से हजारों लोग आएंगे, ट्रेन का इंजन बदलते रहेंगे, अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ट्रेन तो अपने लक्ष्य पे ही पहुंचती है ना। तो हमें प्रीतम सिंह से कोई मतलब नहीं है। जितना उन्होंने हमारा उपयोग किया उतना हम उनका करेंगे और हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी में जाएंगे तो उनकी हालत वही हो जाएगी जैसा कि एक चम्मच की होती ना, कि चम्मच ऐसा ऐसा करता रहता है, कुछ नहीं। शायद यह जहाँ तक मेरी जानकारी कि पहला प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में ओबीसी महासभा का रहा और काफ़ी कामयाब रहा। आगे किस तरह से रणनीति होगी आपकी? आगे हमारा अभी अम्बेडकर नगर में 5 तारीख को प्रोग्राम है हमारा, अम्बेडकर नगर में। इसके बाद ललितपुर में उत्तर प्रदेश में हमारा कार्यक्रम हो 30 तारीख का है। तो अब हमारे लगातार उत्तर प्रदेश में काफ़ी कार्यक्रम होने वाले हैं, एक हफ्ते में कम से कम 3 कार्यक्रम। तो हम अपने समाज को बताना चाहते हैं, मैं पुनः कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की धरती का हर नागरिक जानता है कि लड़ाई क्या करना है, लेकिन सिर्फ नेतृत्व करने वाले लोग चाहिए। तो हमारे दादा भी हैं, सब लोग आप लोग। ओबीसी महासभा के प्रमुख मुद्दे क्या होंगे उत्तर प्रदेश में? ओबीसी महासभा के प्रमुख मुद्दे हैं जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण। आपको देखो यहाँ पे आपको पता है कि जो पंचायत चुनाव होने थे
वो चुनाव हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट जो है वो नहीं हो रहा है। अब ट्रिपल टेस्ट क्या होता है किसी को मालूम नहीं है, यहाँ के ओबीसी वर्ग के लोगों को नहीं मालूम कि ट्रिपल टेस्ट, क्योंकि मीडिया में तो आता है। ट्रिपल टेस्ट का मतलब ही है जनगणना कराओ और जनगणना करा के फिर ये देखो कि एससी की कितनी संख्या बढ़ी है उनकी सीट दी जाए और एसटी की कितनी संख्या बढ़ी है उनकी सीट दी जाए। इसके बाद जो बचा हुआ आरक्षण है 50% में से उन ओबीसी को दिया जाए। अब आप बताइए, जब ओबीसी की जनगणना कराओगे और उत्तर प्रदेश के अंदर मान लो 60% ओबीसी आता है तो फिर 60% कैसे दोगे? इसलिए जाति का जनगणना पूर्ण होना चाहिए और संख्या के अनुपात में सारे समाजों को ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा जो है मोर्चा खोल के रखी है, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्या कहेंगे? देखिए, मैं झंडू को एक पंडू बना दिया। समझ मेरी बात को? झंडू होता ना, आपने देखो एक महिला का पति आता है उसको बोलता है कि तेरी लुगाई गर्रानी, भस्म कर देंगे सर आपको। अरे यार देखो, मैं एक चीज बताऊं, मुझे कोई भाषण नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ संविधान भाषण कर सकता है। उनके ऊपर पीएम मोदी का हाथ है। पीएम मोदी नहीं, उनके तो और दूसरे भी बाप का हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको देखो, संविधान के हम मानने वाले व्यक्ति हैं, गौतम बुद्ध और अवंतीबाई लोधी की कौम के रहने वाले लोग हैं, समझिए ना। हम लोगों ने रगड़ रगड़ के अंग्रेजों को ही मारा है। और देखिए, ये है बेचार की लड़ाई, ये क्या है? वैचारिक लड़ाई है। और वैचार जब पैदा होंगे तभी हम क्रांति कर पाएंगे। इसलिए हम क्रांति के लिए विचार लेके आए हैं। जाति की जनगणना कराओ, ओबीसी आरक्षण के लिए लड़ो, और सभी की गिनती होगी तो जातिगत लड़ाई खत्म हो जाएगी और नया सिद्धांत आएगा मानवतावाद का, जिसको गौतम बुद्ध का सिद्धांत कहते हैं। हाल ही में अभी 23 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए 153A में। कुंभलगढ़ पे वो हरे झंडे बदल के भगवा झंडे फहराने के लिए। आप लोग ना धीरेन्द्र शास्त्री की बात करना बंद करो। क्यों? मैं बता रहा हूँ। उसको वैसे भी उनकी मीडिया खूब उठा रही है, ठीक है ना। वो इसलिए उठा रही है कि एक ये छोटे झंडू को कभी भी जेल में डाल देंगे, है ना, और वो आपको कहेंगे कि देखो हमने उसको तो डाल दिया जेल में। ठीक, आपने लगातार कहीं आप बताइए मुझे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आया पाखंड के नाम पे और जेल लगाया हो? आरडी प्रजापति के ऊपर भी हमले हुए। अरे आरडी प्रजापति के साथ हम खड़े हैं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और रही बात बागेश्वर वाले की, तो ये झूठ, पाखंड, मनगढ़ंत कहानियां और तमाम प्रकार की चीजें करने वाला, ज्यादा दिन ठहरने वाला नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस। एक आखिरी सवाल कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या ये प्रोपेगेंडा है धीरेन्द्र शास्त्री और इस तरह के धार्मिक जो लोग हैं उनको आगे करने का? हाँ, देखो, एक क्या था कि ओबीसी महासभा कई सालों से मध्य प्रदेश में काम कर रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन हो गया था, और वहीं पे हमने लगभग 50-50 हज़ार की 3 सभाएं करी। तो ये एक नया एजेंडा उन्होंने आरएसएस ने तैयार किया कि ऐसे इनसे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि धर्म में हमारे ओबीसी वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। चाहे आप झूठ क्यों ना बोल दो कि आप पीपल में जाओ, एक धागा लगा के आओ और आपका बच्चा नौकरी करने लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, मनगढ़ंत कहानियाँ, तमाम प्रकार की कुप्रथाएं जो हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक सोच के लोग हैं, हमें मालूम है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। ये मीडिया का पैदा किया हुआ व्यक्ति है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।